हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंटरपोलेशन को डिस्कस किया था। अभी उसको आगे देख लेते हैं, उसके कौन से आगे मेथड्स बनते हैं। इंटरपोलेशन को हमने ऐसे डिस्कस किया था, अगर हमें कुछ ना कुछ x की वैल्यूज गिवन हो, कि कोई भी फंक्शन गिवन हो y इक्वल्स टू fx, और फंक्शन का हमें कुछ पता नहीं है कि फंक्शन कैसा बिहेव करता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, कौन सा फंक्शन होगा, हमें कोई नॉलेज नहीं है। अगर हमें x की कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन हो, x0, x1, x2, x3, और साथ में कुछ ना कुछ y की वैल्यूज गिवन हो, मतलब x को अगर इस फंक्शन में डाल देंगे इस वैल्यू को, तो जो y की वैल्यू मिलेगी मुझे वो होगी y0, y1, y2, y3। इंटरपोलेशन एक्चुअल में दो तरीकों से काम करता है। एक तो होता है इक्वल स्पेस, एक होता है अनइक्वल स्पेस। अगर तो यहाँ पे x नोड, x1, x2, x3 इन सभी में इक्वल स्पेस है, इक्वल डिफरेंसेस हैं, तो वो इक्वल स्पेस में काउंट होगा। उसके लिए अलग से मेथड है सॉल्व करने के लिए। अगर इनमें स्पेस इक्वल नहीं होती तो उनको अनइक्वल स्पेस में कंसिडर किया जाएगा, उनके लिए मेथड्स अलग से हैं। ठीक है, तो अगर हम मान के चले यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस अभी में इक्वल आ रहा है तो ये इक्वल स्पेस में कंसिडर हो जाएगा। अगर मैं x0 को 2 लिया, सपोज फंक्शन की वैल्यू उन्होंने दे दी 3 होगी। अगर x1 को 4 लिया, फंक्शन की वैल्यू 5, 6 लिया तो 8, 8 लिया तो 10। अगर सपोज फंक्शन की वैल्यू इसी वाली दी हुई हो, उन्होंने ये वाली फंक्शन की वैल्यू देके f at 2 equals to 3, f at 4 equals to 5, f at 6 equals to 8, f at 8 equals to 10, अगर ऐसा कुछ दे दिया उन्होंने, ठीक है, और साथ में पूछ लिया कि f at 3 कितना होगा ये बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या तो एक ये है हमारा कॉमन मेथड जो होता है, हम फंक्शन का पता लगाते हैं कौन सा फंक्शन होगा जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वैसे ही हम उठा लेंगे कि f at 3 पे कितनी वैल्यू होगी। बट क्या किया इंटरपोलेशन ने, इसका काम इजी कर दिया। इंटरपोलेशन ने क्या किया, इन वैल्यूज की हेल्प से ही हम ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं फंक्शन का पता लगाए बिना। हमें फंक्शन का कोई नॉलेज नहीं है कि फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन का हमें पता भी नहीं लगाना, हमने जस्ट इन वैल्यूज को यूज करना है, ठीक है, और हम f at 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड एंड न्यूटन बैकवर्ड मेथड। न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड मेथड दोनों मेथड वो इक्वल स्पेस में काम करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड, ये दोनों सिर्फ इक्वल स्पेस में ही काम करते हैं, अनइक्वल स्पेस में काम नहीं करते। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड ऑपरेटर कौन सी स्पेस पे काम करते हैं, इक्वल पे, अनइक्वल पे। इंटरपोलेशन के अंडर ये दोनों मेथड आते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन इसी को बोलते हैं, अगर हमें वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू गिवन हो, किन्हीं वैल्यूज पे, और किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पूछ ली हो, तो उसको निकालने का जो प्रोसेस होगा उसको हम इंटरपोलेशन लिखेंगे। इंटरपोलेशन यूज करता है इन मेथड्स को फॉर इक्वल स्पेस, और अनइक्वल स्पेस के लिए वो लैग्रांज मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। और साथ में हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स को भी डिस्कस किया था, एक तो था फॉरवर्ड ऑपरेटर, एक था बैकवर्ड ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम न्यूटन फॉरवर्ड ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब इंटरपोलेशन को निकालने के लिए न्यूटन ने फॉरवर्ड मेथड का यूज किया, फॉरवर्ड ऑपरेटर का यूज किया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अभी तो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। न्यूटन ने फॉरवर्ड ऑपरेटर का यूज करके न्यूटन फॉरवर्ड मेथड बना दिया, जो इंटरपोलेशन में इक्वल स्पेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। वो क्या किया उसने, अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम, तो डेल्टा लिखते हैं उसको डिनोट करने के लिए, डेल्टा ऑफ y। तो निकालेंगे कैसे हम, फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या करता है, आगे वाली वैल्यू को उठाता है, उसमें से पीछे वाली को माइनस करता है। तो यहाँ क्या बनेगा, इन दोनों y1 में से y0 को निकाला जाएगा, और इसको क्या लिखते हैं हम, डेल्टा ऑफ y0, क्योंकि y0 निकाल रहे हैं, आगे वाली वैल्यू उठाई y1, माइनस कर दिया हमने y0। तो यहाँ पे 5 माइनस 3 करोगे तो कितनी आएगी, 2, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अगर y2 से y1 को माइनस कर दें, y2 माइनस y1 निकालेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा ऑफ y1, ये कितना आएगा, 8 माइनस 5 इज 3। यहाँ पे डेल्टा ऑफ y2 निकलेगा व्हेन y3 माइनस y2 करोगे, तो 10 माइनस 8 इज अगेन 2,
ठीक है, ये हमारा निकल गया डेल ऑफ वाई। नेक्स्ट, ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू करते जाना है जब तक इसको टर्मिनेट नहीं हो जाता है, जब तक ये वाला प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। अभी नेक्स्ट करेंगे, जैसे ये वाली पहले 4 वैल्यूज थी, उनमें से हमें 3 मिल गई। अगर इन तीनों को सॉल्व करेंगे आगे हमें 2 मिलेंगे। वो कैसे? अगर मैं डेल्टा ऑफ y1 में डेल्टा ऑफ y नॉट को माइनस करती हूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास? डेल्टा स्क्वायर ऑफ y नॉट। ठीक है, और यहां पे भी क्या बन जाएगा? डेल्टा स्क्वायर ऑफ y। ये कितना आएगा? 3 माइनस 2 इज 1। यहां पे डेल्टा y2 माइनस डेल्टा 1 करेंगे, डेल्टा ऑफ y1। 2 माइनस 3 इज अगेन -1, और ये कौन सी वैल्यू होगी? डेल्टा स्क्वायर ऑफ y1। ठीक है, नेक्स्ट 4 से 3 हो गई, 3 से 2 होगी। अभी हमारे पास लास्ट एक और, यहां पे डेल्टा स्क्वायर कर दिया तो नेक्स्ट क्या होगा? डेल्टा क्यूब ऑफ y विच इज अगेन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर y1 में से हम माइनस कर रहे हैं डेल्टा स्क्वायर ऑफ y नॉट को। -1 में से -1 करोगे आप तो कितना मिलेगा? -2। ये किसकी वैल्यू होगी? डेल्टा क्यूब ऑफ y नॉट की। मतलब ऊपर वाला एज इट इज चलता रहता है, y नॉट y नॉट y नॉट y नॉट, एंड में खत्म होने तक ये ऊपर वाली फॉरवर्ड में ऊपर वाला एज इट इज ही रहता है। जैसे y1 y2 y3 आगे चलते खत्म हो गए हैं, बट डेल्टा ऑफ y नॉट एंड तक आपका रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद इसका मेथड है, इसका मेथड क्या बोलता है? तो हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड के लिए मेथड है yx इक्वल्स टू y नॉट प्लस p टाइम्स डेल्टा ऑफ y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नॉट डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू y नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये आगे आगे ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे आगे वाली कौन सी टर्म आएगी? p माइनस 1 p माइनस 2 और साथ में p माइनस 3, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डेल्टा रेज टू पावर 4 y नॉट। ये तब तक करते जाना है जब तक आपका लास्ट वाला टर्मिनेटिंग टर्म यहाँ पे ना आ जाए। यहाँ पे हमारा टर्मिनेटिंग टर्म कौन सा था? y डेल्टा क्यूब y। ठीक है, तो हमने डेल्टा क्यूब तक ही इसको रखा। और यहाँ पे हमने एक चीज यूज की है, एक वेरिएबल यूज किया है p। p क्या होगा हमारे पास? p विच इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। x कौन सा होगा? जो हमने फाइंड आउट करना है। हमने किस पे, इन्होंने किस पे, कौन से पॉइंट पे वैल्यू ढूंढने को बोला है? 3 पे बोला है। ठीक है, एफ एट 3 कितना होगा यही पूछा है, तो x हो जाएगा हमारा 3 और x नॉट जो इनिशियल टर्म होगी ये वाली आपकी 2 है आपके पास, डिवाइडेड बाय h जो इनका डिफरेंस आ रहा है 2 4 6 8 का 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो देखो y नॉट हमें पता है, ये वाला हमारे पास y नॉट है 3। ठीक है, p हमें पता चल गया हाफ है, डेल्टा ऑफ y नॉट ये हमने निकाला हुआ है, डेल्टा ऑफ y नॉट इज 2, देन प्लस p माइनस 1/2 फैक्टोरियल मिल जाएगा हमें, डेल्टा स्क्वायर y नॉट ये हमने निकाला हुआ है, डेल्टा स्क्वायर y नॉट इज 1, अगेन p माइनस 1 p माइनस 2 बाई डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, डेल्टा क्यूब ऑफ y नॉट, डेल्टा क्यूब ऑफ y नॉट भी हमने निकाला हुआ है माइनस ऑफ 2। इन सबको यहाँ पे हम डाल देंगे तो हमें f एट 3 की वैल्यू मिल जाएगी, फंक्शन की वैल्यू एट 3 पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला में ध्यान रखने वाली बात ये वाली है, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, p कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स नॉट में से h निकाल दोगे, डिवाइडेड बाय h होगा, ये आपका निकल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड मेथड दोनों इक्वल स्पेस में काम करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम न्यूटन बैकवर्ड ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन बैकवर्ड मेथड, उसमें भी सेम प्रोसेस ही फॉलो होगा, बट देख लेते हैं कैसे होगा। एक हमारे पास x होगा, एक y नॉट होगा, x नॉट x1 x2 x3, y नॉट y1 y2 y3। अभी न्यूटन ने बैकवर्ड ऑपरेटर का यूज किया है, पहले किसका किया था? फॉरवर्ड ऑपरेटर का। ठीक है, अभी बैकवर्ड ऑपरेटर का है तो इसको लिखते हैं हम डेल से, तो वैसे ही डेल ऑफ y निकालेंगे। अभी डेल ऑफ y कैसे निकलेगा? डेल ऑफ y1 निकलेगा, y1 में से y नॉट को माइनस कर दोगे, मतलब फॉरवर्ड था तो आगे वाली टर्म उठाते थे, अगर बैकवर्ड है तो पीछे वाले टर्म के साथ, y1 को y नॉट के साथ। यहाँ पे क्या आएगा? y2 में से y1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा ऑफ y3,
सॉरी सिंबल गलत डाल दिया मैंने, यहाँ पे डेल आएगा, यहाँ पे भी डेल होगा, यहाँ पे भी डेल होगा, ठीक है। डेल ऑफ y3 इज इक्वल टू y3 माइनस y2, ठीक है। ये हमने डेल निकाला, अभी डेल स्क्वायर y निकालेंगे, वो अगेन ऐसे ही होगा, डेल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा y2 विच इज इक्वल टू डेल ऑफ y2 माइनस डेल ऑफ y1। सिंबल में हमेशा मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे डेल का सिंबल है भाई, ये भी कलर डाल दिया मैंने, डेल ऐसे मिलेगा, ठीक है, नीचे को होगा, ओके। तो सिमिलरली नेक्स्ट निकल जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर ऑफ y3 विच इज इक्वल टू डेल ऑफ y3 माइनस डेल ऑफ y2। ऐसे ही करते करते हम डेल क्यूब ऑफ y निकाल लेंगे, वो क्या बनेगा डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2 विच इज इक्वल टू ये डेल क्यूब ऑफ y3 बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉरवर्ड में हमारे पास y0 था, इनिशियल जो था वो ही आगे आगे चलता गया, अभी बैकवर्ड में क्या है, जो लास्ट वाली टर्म होगी आपकी वो ही एंड तक आपके साथ रहेगी। y3 था, यहाँ पे भी y3 निकला, यहाँ पे भी y3 निकला और एंड में भी डेल क्यूब ऑफ y3 निकला आपके पास। तो इसका फॉर्मूला पहले तो p निकालेंगे हम, p फॉरवर्ड में क्या था, x में से x0 को डिवाइड किया था h से, माइनस करके x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h किया था। अभी यहाँ पे क्या करना है, लास्ट को उठाना है, मतलब xn को उठाओगे आप, माइनस कर दोगे जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है x, और डिवाइड कर दोगे सेम वही h से, ठीक है। ध्यान में रखना है यही बात, जब आप फॉरवर्ड ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल वैल्यू उठानी है x0, जब आप बैकवर्ड ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो xn उठानी है लास्ट वाली वैल्यू, उसमें से x को माइनस करना है आपको। x क्या होगी, आपने जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वाली। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, yx विच इज इक्वल टू y0 प्लस p, सेम वही होगा। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास डेल ऑफ yn, ठीक है, बिकॉज लास्ट वाली टर्म उठा रहे हैं हम, डेल ऑफ yn प्लस p इंटू, वहां पे हमने क्या था, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 किया था, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस डेल स्क्वायर y0, मतलब जो भी हो गया एंड में हमारे पास, यहाँ पे अगर 3 है तो 3 लेके चलते हैं हम, प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब ऑफ y3 प्लस अप टू सो 1, जहां तक आपका प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे y0 के बजाय y3 आएगा, लास्ट वाली टर्म बनेगी, ठीक है। अगर आपको जनरली देखना है जो भी लास्ट में आएगा आपको y3, p आपको निकाल लिया यहाँ से, डेल ऑफ y3 ये वाली वैल्यू, p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 सेम आ जाएगा, इस p की वैल्यू पुट करके, डेल स्क्वायर ऑफ y3 यहाँ से आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास डेल क्यूब ऑफ y3 वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पुट करके वैल्यूज को चेक कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों मेथड थे, दोनों इक्वल स्पेस के लिए थे। अभी नेक्स्ट मेथड है हमारे पास लैग्रांजेस मेथड, वो अनइक्वल स्पेस और इक्वल स्पेस दोनों के लिए काम करता है, नॉट ओनली फॉर अनइक्वल, लैग्रांज मेथड इज ऑल्सो फॉर इक्वल स्पेस, ठीक है। बट न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड मेथड जो है हमारे पास, वो सिर्फ इक्वल स्पेस के लिए काम करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं लैग्रांजेस मेथड, वो इक्वल और अनइक्वल स्पेस दोनों के लिए काम करेगा। अभी नेक्स्ट मेथड है हमारे पास लैग्रांजेस मेथड। लैग्रांजेस मेथड के एक बात ध्यान में रखना है, ये इक्वल और अनइक्वल स्पेस दोनों के लिए काम करता है। जैसे हमने किया न्यूटन फॉरवर्ड मेथड एंड न्यूटन बैकवर्ड मेथड, वो सिर्फ इक्वल स्पेस में काम करेगा। उसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो अनइक्वल स्पेस में आपको आंसर नहीं देगा, वो मेथड डाइवर्ज हो जाएगा, वो आपका काम नहीं देगा, आप काम नहीं करेगा, सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। लैग्रांज मेथड की ये एडवांटेज है कि इक्वल और अनइक्वल स्पेस दोनों में काम करता है, ठीक है। वही होगा हमारे पास, कुछ ना कुछ x की वैल्यूज होंगी, उन पे फंक्शन की वैल्यूज गिवन होंगी, जो भी फंक्शन उन वैल्यूज पे फंक्शन अटेन कर रहा होगा, जो वैल्यूज वो गिवन होगी। और वैसे ही पूछा होगा किसी ना किसी x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, ये पूछा होगा। या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सी होगी जो इन पॉइंट्स पे फंक्शन की ये वाली वैल्यूज को अटेन कर रही है। तो इसके लिए हमें एक ही मेथड ध्यान में रखना है, ये इसका मेथड है yx इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये x0 को छोड़ के, x0 को नहीं उठाना, x फर्स्ट वाले में x0 को छोड़ के x का डिफरेंस ले लेना है बाकी तीनों से, मतलब जितने भी आपको गिवन होंगे बाकी सबसे इसका डिफरेंस ले लेना है। तो x माइनस सबसे पहले x1, x माइनस x2, x माइनस x3,
ठीक है, उसको डिवाइड किया, एक्स नॉट के साथ सभी का डिफरेंस ले लिया, एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, और साथ में क्या हो जाएगा वाई नॉट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, अभी सबसे पहले हमने एक्स नॉट को छोड़ा था, अभी हम क्या करेंगे एक्स वन को छोड़ देंगे और एक्स का डिफरेंस लेंगे एक्स वन को छोड़ के बाकी के साथ। तो क्या बनेगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, डिवाइड कर देंगे एक्स वन का डिफरेंस बाकी सभी के साथ, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, इंटू साथ में क्या आ जाएगा वाई वन। ठीक है, प्लस आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम x2 को छोड़ देंगे, x का डिफरेंस लेंगे ऊपर वाली बाकी तीनों टर्म्स के साथ, x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स थ्री, और डिवाइड में क्या करेंगे x2 का डिफरेंस लिखेंगे बाकी के साथ, x2 माइनस एक्स नोट, x2 माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स थ्री, साथ में आ जाएगा y2। ऐसे ही करते जाएंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे x3 को लेके चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जितनी भी आपको वैल्यूज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी ये y नॉट, y1, y2 साथ में, इनके साथ में जो मल्टीप्लायर्स गिवन है, ये वाली वैल्यूज, इन्हीं पे ढूंढने का काम है असल में, जो है इन्हीं पे टाइम लगेगा आपको। इनको बोलते हैं लैग्रांजेस मल्टीपल्स और लैग्रांजेस कोफिशिएंट्स। ये वाला भी लैग्रांज मल्टीपल, ये वाला भी लैग्रांज मल्टीपल, या फिर लैग्रांजेस कोफिशिएंट्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है, एक बात इसमें ये भी ध्यान रखने वाली है, इसको अगर हम लिखते हैं, अगर ये एक्स नॉट से लेके किया हुआ है सारा क्वेश्चन, एक्स नॉट को छोड़ा था ऊपर और नीचे एक्स नॉट में से सभी का डिफरेंस एक है, तो इसको अगर हम एल नॉट लिख दें, ये एक्स वन के साथ किया था, इसको लिख दें एल वन, नेक्स्ट आएगा L2 के साथ किया था L2, और साथ में L3 वाला आएगा, x3 लेके करेंगे जिसको, वो बन जाएगा L3। इन सभी का सम जो है वो इक्वल्स टू 1 होगा। ये बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है अगर लैग्रांजेस मेथड में क्वेश्चन बन रहा है कि सभी लैग्रांज मल्टीपल्स या फिर लैग्रांज कोफिशिएंट का सम जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। सम ऑफ लैग्रांजेस कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू 1। ये बात ध्यान में रखने वाली है इसकी। और ये कौन से स्पेस में काम करता है, इक्वल में भी काम करेगा और ये अनइक्वल स्पेस में भी काम करेगा, दोनों स्पेसेस में काम करता है। ठीक है, तो ये बातें थी इसमें ध्यान रखने वाली। और मतलब एक्चुअल में इनके क्वेश्चंस के नहीं आएंगे क्वेश्चन, मतलब इनको सॉल्व करने पे काम क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल नहीं आ सकता। या तो ये हो सकता है कि वो लैग्रांजेस कोफिशिएंट का सम पूछ लें, या फिर ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो फॉर्मूला क्या है ये पूछ सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैग्रांजेस मल्टीपल्स बोलते हैं, लैग्रांजेस कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ये पूछ सकते हैं। कौन सी स्पेस के लिए काम करता है लैग्रांज मेथड, इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो ऐसे आप उनकी वैल्यूज, अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला है एक्स की जिस भी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, सपोज आपको 5 पे निकालनी है अगर, तो एक्स को 5 डाल दोगे यहां से तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको पोलिनोमियल पूछा हो कि वो वाली पोलिनोमियल ढूंढ के दो जो इन पॉइंट्स पे फंक्शन की ये वाली वैल्यूज को अटेन कर रही है, तो आपको एक्स को एज इट इज छोड़ दो, आपको पोलिनोमियल मिल जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक्चुअल में क्वेश्चंस पे काम नहीं होगा, इनके जो फैक्ट्स हैं, इनके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर जो बातें ध्यान रखने वाली हैं उन्हीं पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमने बायसेक्शन मेथड किया या न्यूटन रैप्सन मेथड किया, उनका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, कौन सी कंडीशंस होगी जब मेथड कन्वर्ज करेगा, कौन सी कंडीशंस होगी जब मेथड फेल हो सकता है या फिर मेथड डाइवर्ज कर सकता है। हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे, फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो भी किए थे हमने, उनका आपस में रिलेशन पूछा जा सकता है, इक्वल और अनइक्वल स्पेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम ही होगा, इस पे ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, इनकी मतलब ये वाली बातों को ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 2-3 मेथड और बचे हैं जो हैं आइलर्स मेथड, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।